वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस्या में आपका स्वागत है। टुडे इज 6th of December 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। सो आप सब के लिए जो है आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि कांग्रेस के तरफ से जो तेलंगाना के सीएम है उनका नाम को डिक्लेयर कर दिया गया है और रेवनाथ रेड्डी जो है वो वहाँ पे जो है वो उनको बनाया गया है सीएम। अब इनका जब भी होगा ओथ होगा वो देख लेंगे। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये 2014 के बाद आप सबको पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है उसको अलग किया गया था। सो 2014 के बाद पहली बार ऐसा होगा जो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए नाम हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता है यूपीएससी के लिए। आपको अगर पढ़ना ही है तो आप उसको ये पढ़ें कि तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, मतलब दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसे ही जो अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है आप उसको लिख लें कि जैसे राजस्थान में इलेक्शन हुआ है और कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और मिजोरम में हुआ है। तो आप इसको लिख लो और इसको एक एक टाइप का टेबल बना लो ऐसे करके, और वहाँ पे लिख लो कि यस लोकसभा में इतनी सीट है, राज्यसभा में इतनी सीट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इतने सीट हैं। आप उसको लिख के एक टेबल पे टांग दो, 2-4 दिन तक रखोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो कि एमपी में 230 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11। अब इसको एक टेबल में बना लो, अब इसको रट लो। अब क्या होगा कि अगर यूपीएससी इस साल इलेक्शन हुआ है, अगर यूपीएससी को इंटरेस्ट हुआ कि मिलाने वाला क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग दे दिया, तो आपको अगर एक भी याद रहेगा, मान लो कि छत्तीसगढ़ में कितने सीटें हैं, तो आप एक बार उसको देख लो कि यस इतने हैं। जैसे जैसे राजस्थान में 199 पे इलेक्शन हुए, 200 सीटें हैं, तो आप इसको देख लो। फिर ऐसे छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से 90 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 सीटें हैं। आप एक डायग्राम बना लो, उसको टेबल में रख लो उसको और उसको कहीं पे चिपका देना। 2-4 दिन 5 दिन अगर उसको रिपीटली आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़, ये डेटा इतना बड़ा नहीं लगेगा जैसे लोगों ने हवा बना दिया है ना कि नहीं याद होता है। ये आपको रेगुलर पेपर पढ़ोगे ना कि हाँ इतने सीट पे इलेक्शन हुआ, इतने पे बीजेपी जीती, इतने पे कांग्रेस जीती, तो आपको याद हो जाता है। और अभी भी 4-5 महीने हैं तो फैक्चुअल चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से एक टेबल में बना लीजिए और आपके लिए वो हेल्पफुल होगा एंड में। तो और आप मेंस में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का। तो इसको डेटा को इनरीच करना है अपने को, डेटा को अपनी रटने की कोशिश मत करना है, धीरे धीरे पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो यस, ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था बस ये न्यूज़ में, और इससे अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, अदरवाइज खोज हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। सॉरी। नेक्स्ट, मिचोंग के बारे में आप सबको पता है कि मैंने कल भी बताया था आपको कि एक साइक्लोन है। ओके, अब ये साइक्लोन आप सबको पता है कि दो टाइप के होते हैं मोस्टली, जो अगर आप देखा जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, सो एक्स्ट्रा। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको कहेंगे? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको कहेंगे जब वो, मान लो कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनके बीच में अगर साइक्लोन होगा तो उसको आप ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हैं। और फिर कैसे डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो तो अलग चीज़ है, वो कंडीशंस हैं। जैसे कि अगर आपको हल्का सा 1-2 लाइन में समझा दूं, क्योंकि जब तक आपको हल्का सा साइक्लोन नहीं समझ में आएगा ना, आपको मिचोंग नाम याद हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा स्टैटिक और डायनेमिक मिक्स करके पूछते हैं वो लोग। तो जैसे फेवरेबल कंडीशन लिख देता हूँ, मान लो कि 1-2 चीज़ें, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन।
सो कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे, जो कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो वहाँ पे साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होगा। तो उसके लिए पहले देखेंगे क्या, एक तो वहाँ का सी सरफेस टेम्परेचर जो होना चाहिए, SST बोलते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर जो होना चाहिए वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए। पॉजिटिव में मतलब ऐसा समझोगे, पॉजिटिव मतलब हाई, मतलब मैं हाई मान रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। हाई होना चाहिए। अब हाई मतलब क्या होना चाहिए, 20 डिग्री 21 डिग्री। तो ऐसा माना जाता है कि अगर 27 डिग्री से अगर ऊपर होना तो वो एक अच्छा कंडीशन है, अगर SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर वहाँ का अच्छा हो तो। कोरोलिसिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स, ठीक है। अगर जिनको ये नहीं आता है तो आप इसको NCERT से 11th के NCERT से आप वहाँ से पढ़ लें। ये मैं कंडीशंस बता रहा हूँ। विंड स्पीड पे भी थोड़ा बहुत होता है, तो विंड स्पीड लिख लीजिए आप। वर्टिकल, वो भी वर्टिकल विंड स्पीड। यस, एक और इम्पोर्टेंट चीज, लो प्रेशर होना चाहिए वहाँ पे। लो प्रेशर, लो एग्जिस्टिंग जो होना चाहिए, एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और एक होगा अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, सी लेवल SLS। सो ये चीज़ें कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। अंडरस्टैंड। तो अगर अब वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है तो अब देखियो, ये मान लो कि मैं कुछ एग्जांपल के लिए ऐसे ऐसे करके कुछ बनाता हूँ। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे क्या है आपको, अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशन है। ओके, तो आप मैप थोड़ा थोड़ा का बनाते जाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सो यहाँ पे कहीं पे मान लो कि डेवलप हुआ है, हम इसकी बात करें। अब आपको ये जो मेचोंग है, आप इसको ढूंढना पड़ेगा कि इसका नाम मेचोंग क्यों पड़ा, क्योंकि साइक्लोन के नाम कौन कौन कंट्री देता है वो भी देख लेना एक बार आप। अगर आप लोग को नहीं हो तो कमेंट करना, तो मैं वो भी बता दूंगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग को जो भी ये चीज़ समझाते हैं ना कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये नहीं आता है, आपसे नहीं बनेगा, आपको इसमें हेल्प लगेगा, तो कोई भी, मैं आपको बता दूं कि कुछ भी सब्जेक्ट ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो सब समझ में आता है। और चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या किसी भी बैकग्राउंड के, फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखना। सो आपको ये आ गया। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये बे ऑफ बंगाल है मान लो, और ये वाले एरिया को मैं मानता हूँ अरेबियन सी। तो अभी कुछ दिनों से क्या हुआ है, ये न्यूज़ से हट के आपको ये समझना है कि यहाँ भी जो है ना वो साइक्लोन यहाँ भी डेवलप होने लगा है। जबकि ऐसा माना जाता था कि अरेबियन सी में जो है, अरेबियन सी में साइक्लोन जो होता था कम आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था। उसकी जो फ्रिक्वेंटली, जिसको हम बोलते हैं ना कि फ्रिक्वेंटली वर्ड नहीं होता था यहाँ पे, कभी कभी यहाँ होता था, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्वेंटली होता था। तो अब इधर भी हो रहा है। जैसे कि आपको बताऊंगा कि कुछ साइक्लोन ऐसे थे जो अरेबियन सी में, और मुंबई को भी, जो ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे मुंबई है, मुंबई को भी उन्होंने हिट किया। सो अभी वाला जो मचोंग, जो भी इनका नाम है, वो जो है मोस्टली जो है वो तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और थोड़ा बहुत कभी उड़ीसा, ये उड़ीसा है। ये रफ डायग्राम है तो इसको सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो पता है बच्चे कमेंट करने लगे कि सर ये क्या पढ़ा दिए तुमने। ये आंध्र प्रदेश, ARP लिख देता हूँ या AP लिख देता हूँ, और ये तमिलनाडु। सो ये दोनों को टारगेट किया है। यहाँ पे जब साइक्लोन यहाँ से चलेगा मान लो, और यहाँ पे जाके वो लैंड पे जाएगा, और जब धीरे धीरे जो लैंड पे 1-2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। सो इसके आसपास का जो भी कोस्टल एरिया होगा ना उसको डैमेज करेगा वो। तो तमिलनाडु में खूब बारिश हुई, साइक्लोन के बाद खूब बारिश होती है, तो रेन, तो इसकी वजह से वहाँ पे 7 लोगों की डेथ हुई, 7%, ठीक है, डाइड ड्यू टू दिस, ऐसा कहा जाता है। इसके रीजन और भी हैं कि केवल साइक्लोन का, एक राइटर ने लिखा भी है कि केवल साइक्लोन का हर चीज़ में नाम देके कि साइक्लोन की वजह से हमारे यहाँ की चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS जिसको बोलते हैं, EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम होने के बाद भी लोगों का नुकसान कैसे हो सकता है, कैसे हमारे
आसपास की नियर ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सरकार वहाँ उस समय सो रही होती है क्या? जब आपको इतने पहले 2 दिन पहले आपको पता है, 3 दिन पहले कि साइक्लोन आने वाला है, तो रिलीफ कैंप क्यों नहीं आपने इस्टेब्लिश किए अच्छे से? इन्होंने बोला है कि देखो, अगर आप न्यूज़ देखोगे तो इन्होंने बोला कि हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना 60,000 लोगों को ले गए थे, यहीं कहीं था। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये इनका कहना है कि हमने 61,000 लोगों को यहाँ से रिलीफ कैंप की ओर ले गए, लेकिन 61,000 लोग को ले जाने के बाद फिर भी आपके जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि 7 लोग की जो है हमें जान गंवानी पड़ी। सो उसके लिए जो प्रिपरेशन होता है, जो जब से आपको डिक्लेयर होता है कि यस जो है नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, तो उसके बीच का समय बहुत कम होता है। तो आपको एज ए उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम एसडीएम होने के नाते आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जैसे ही आपको ईडब्ल्यूएस सिस्टम से आपको कुछ पता चला कि ये साइक्लोन डेवलप हुई है, साइक्लोन इतनी तारीख को आपको यहाँ आपके कोस्टल एरिया को टच करने वाला है, तो आपका रिलीफ जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो लो लाइंग एरिया है उसको पहले वेकेट कराओ, उसके दूर वाले को दूर में करो, अल्ट्रा लेट करो। उस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए कि धीरे 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 एक टाइम के बाद 2 दिन के अंदर फिर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम सारी एक्टिवेट हो जाती है। ये सब होने के बाद भी तमिलनाडु में, जबकि हिट किया है आंध्र प्रदेश में, लेकिन लोग मरे हैं तमिलनाडु में। तो ये एक हीटेड डिबेट हो जाता है कि आपको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि मैं ये बता रहा था कि इसके बाद मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब स्टॉर्म आती है उसके साथ जो भी स्पीड होती है, विंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इस वाले की स्पीड जो है वो 90 के से 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, ये वाली साइक्लोन की। तो उससे पेड़ का उखड़ जाना और डिफरेंट चीज़ें, जो कई लोगों के घर के छज्जे जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, रूफ जो होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है ताकि जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो करंट ना फ्लो हो वाटर के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये जो बड़े साइक्लोन होते हैं। तो इसमें ये था न्यूज़ कि आपको जब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये था कि मेचोंग जो है उसको नाम कौन दिया, तो आप उसको देखेंगे। दूसरा, ये डेवलप कहाँ पे हुआ, कौन से कंट्री में हुआ, कहाँ पे डेवलप हुआ, कौन से समंदर के पास डेवलप हुआ, तो वो देखो आप। तो ये वाली चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी रेदर देन हम न्यूज़ को फॉलो करने के। केवल न्यूज़ को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी जो आपको जो सोच है, जो सपना है, वो क्लियर नहीं होने वाला है। रीड बिटवीन द लाइन जो है वो यूपीएससी का कंसेप्ट है कि मेचोंग तो पूछेगा ही, साथ में वो पूछेगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है उसके अंदर एक आई बनता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो, अगर ज्योग्राफी में कहीं से भी पढ़ा हो, तो मान लो कि ऐसा कोई एरिया है, फिर यहाँ से ऐसे कोई जाता है, और ये वाला जो एरिया होता है मोस्टली यहाँ कहीं इसके अंदर में, यहाँ से मान लो कि ये वाला एरिया ऐसे, इसको आई बोलते हैं। सो आप इस सब चीज़ों को, आप ये प्लीज़ इसके लिए आप एनसीईआरटी देखें, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। अगर यहाँ आपको लगेगा कि ये रॉकेट साइंस है, लेकिन वहाँ पे आपको इजी लगेगा क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पे आपको समझाया गया है। तो आप उस चीज़ को देखें, ठीक है। फिर नॉमनो कल्चर ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, उसको जो है वो उसका नाम देते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को नाम देती है। जैसे मान लो कि बांग्लादेश, इसमें करीब करीब जो है, जैसे इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई साइक्लोन फॉर्म होता है, तो उसको इंडियन ओशन रीजन के आसपास की 8 कंट्रियां हैं, वो उसको नाम देती है। जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री उसको नाम देगा। जैसे आप लोगों ने बहुत कितने सारे साइक्लोन के नाम सुने होंगे। जैसे आप हुडहुड एक समय पे आया था, ठीक है, एक गाना भी है हुडहुड दबंग करके। फिर तितली आया था, आप सबको पता होगा। फानी जो था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस। वायु, अम्फान, तो बहुत सारे साइक्लोन आए हैं। तो एक साइक्लोन का भी लिस्ट बना लो और उसको देख लो कि कौन से एरिया में किस साइड आए हैं, कि बे ऑफ बंगाल में आया है, कि जहाँ जैसे कि मैंने बताया है कि अरेबियन सी के साइड आया है। तो इस टाइप से अगर पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि, और जो बड़ी बड़ी जैसे वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखोगे तो वो भी मैच करने के लिए कभी कभी आ जाता है। जैसे कि कितने लोगों ने नाम सुना होगा कि विली विली, ऑस्ट्रेलिया में है मेरे हिसाब से। सो विली विली वर्ल्ड लेवल पे अगर देखोगे तो कहीं पे इसको ये तो ऑस्ट्रेलिया में आ गया। ये सब जो है एनसीईआरटी में है, आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा।
टॉर्नेडोज कुछ जगह पे आते हैं। टॉर्नेडो मोस्टली जो है वो मेरे हिसाब से यूएसए के साइड में आते हैं, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। फिर टाइफोन, चाइना जापान के आसपास की जो एरिया है ना, वहाँ पे टाइफोन आता है, मोस्टली चाइना सी में होता है, ठीक है। हरिकेन भी होता है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, हरिकेन। ये वेस्ट इंडियन आइलैंड में जो होता है, कैरेबियन सी, अटलांटिक सी में होता है, मोस्टली अटलांटिक सी में। तो ये सब चीज़ें, ये स्टेट पीसीएस का फेवरेट है। तो जिस बंदे ने भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उसको रट लेना भाई, कि टाइफोन कहाँ का है, हरिकेन कहाँ का, सीधे मिलाने मैच दी फॉलोइंग में आता है। तो आप परेशान मत होना, इसको बस आप एनसीईआरटी में देख लो या तो यहीं से पढ़ लो कि विली विली ऑस्ट्रेलिया में आएगा, टोर्नेडो जो यूएसए के आसपास आएगा, टाइफून जो होगा चाइना सी में आएगा, और हरिकेन जो होगा अटलांटिक सी में आएगा, ठीक है। तो उसको मैच कर लोगे तो आपको काम बन जाएगा। फिर इंडिया में जो इंडियन ओशन रीजन में जो आता है उसका तो नाम जो है वो 8 कंट्री मिलके देती हैं। आप सब उसको देखेंगे कि हर जो साइक्लोन आता है ना उसका नाम अलग कंट्री दे सकती है। तो परेशान मत होना कि ये इंडिया का दिया था तो इंडिया का ही याद करो, अदर कंट्री का भी होता है। जैसे कुछ पहले शतरंग भी आया था मेरे हिसाब से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो देख लेना उसको भी। सो बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं, उसके ऊपर ध्यान बनाए रखना अपना। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट कॉल फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स। सो 2015 में क्या हुआ था उसको ऐसे समझा लो। तो हमको क्या समझना है, हमको समझना है स्टॉक टेक ये क्या है, नया ग्लोबल स्टॉक। देखो जीएसटी समझे हो तुम लोग ने, जीएसटी सबको पता होगा ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको शॉर्ट में ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी समझो। अब देखो मैं बता देता हूँ कैसे है। हट जाओ भाई, क्या दिक्कत हो रहा है। यस, हिस्ट्री समझते हैं थोड़ा बहुत पहले। सो 2015 में किस किस को पता है कि पेरिस समिट हुआ था। तो सबको, जो भी तैयारी कर रहे होंगे सबको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज को लेके COP21 पेरिस में हुआ था। तो 2015 में हुआ था, उससे पहले भी था कुछ क्योटो प्रोटोकॉल, वो भी समझाता हूँ। सो 2015 में पेरिस होस्टेड COP21, a landmark event because it was the first time that all country came together to fight the climate crisis. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है तो आप लोग उसके लिए ग्रीन हाउस गैस पढ़ना पहले, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे जैसे कार्बन, मीथेन और डिफरेंट डिफरेंट गैस होते हैं जिनकी वजह से क्या है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वो वाला कंसेप्ट पढ़ना आप, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे इन्वायरमेंट में आपको समझ में आएगा। तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेज होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर गर्म होता है, अर्थ गर्म होता है, उसकी वजह से चीज़ें हैं वो आइस मेल्ट होती है। क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा अपने आप में, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, उसके बहुत सारे कारण हैं और अभी भी रिसर्च चल ही रहा है। लेकिन एक जो प्रमुख कारण है उसमें ग्रीन हाउस गैसेज का है, तो आपको दिमाग में वो चलना चाहिए। सो उसको लेके ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेटफॉर्म पे बातें होती हैं, और उसको लेके जहाँ बातें होती हैं उसको, उसमें से 2015 में एक बात हुई, उससे पहले मैं UNFCCC का वो सब मैं नहीं बताऊंगा कि कब बना, फिर रियो अर्थ समिट, वो सब नहीं बता रहा हूँ। वो जब मैं इन्वायरमेंट का भी क्लास लूँगा तो बता दूंगा। मैं पेरिस जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो पेरिस में जो मीटिंग हुई थी वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2015 में पेरिस होस्टेड COP21, ए लैंडमार्क इवेंट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था जब सारी कंट्री मिलके क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करने की कोशिश की है। बिफोर पेरिस, तो पेरिस क्लाइमेट से पहले, पेरिस समिट से पहले देर वाज ए क्योटो प्रोटोकॉल 2005। सो 10 साल के बाद पहले क्योटो प्रोटोकॉल था। सो क्योटो कहाँ है, जापान में एक जगह का नाम है, उसके वहाँ पे बैठक हुई होगी तो उसको नाम दिया होगा क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 2005 विच इन्वॉल्व ओनली डेवलप कंट्री। तो यहाँ पे क्या था, केवल आपने पूरी इन्वायरमेंट को, आपने पूरी जगह को आपने गंदा किया है तो आपको सही करने का, आप सही जो करेगा वो भी आप ही करेंगे, ऐसी पहली सोच थी। तो डेवलप कंट्री जो था वो पहले ही डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस लाए तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज डेवलप हुई, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेज होना स्टार्ट हुआ। तो डेवलप कंट्री की जिम्मेदारी ज़्यादा है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल 2005 जो है वो उसी को एक दर्शाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 विच इन्वॉल्व ओनली डेवलप कंट्री इन कटिंग डाउन ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशंस है
उसके लिए डेवलप कंट्री जिम्मेदार है। एंड लेफ्ट आउट इंडिया एंड चाइना अमंग अदर डेवलपिंग नेशन, और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, उसको इससे बाहर रखा गया कि यस ये तो डेवलपिंग कंट्री है, अगर जो क्राइसिस है उसमें अगर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिडक्शंस के लिए जाएंगे तो इनके यहाँ पे लोग तो भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत लोगों को जॉब देती है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में उनको बाहर रखा गया था। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एक एक लाइन समझना, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तो तुम्हारे दिमाग में पहले क्या चलना चाहिए? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। दूसरा, पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस समिट, कुछ भी लिख लो, ये 2005 में हुआ। इसके 10 साल के बाद जाके हुआ 2015 में, ठीक है। सो 2000 क्योटो में क्या हुआ? डेवलप्ड कंट्री के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई, और यहाँ पे पूरी कंट्री, ऑल कंट्री के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। ये हो गया। सो द पेरिस एग्रीमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल, पेरिस एग्रीमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कंट्री टू सेट एमिशन रिडक्शंस। हर कंट्री के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि आप अपना एमिशन रिडक्शन टारगेट को कम करें, एमिशन रिडक्शन टारगेट रखें, और जो भी है आप जितना कम कर सकते हैं करें, एंड अडेप्ट टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज, और उसको अडेप्ट करें, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझें। और इसको ऊपर जो आप टारगेट सोचे होंगे, उस पूरी चीज़ को हम क्या कहेंगे? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और ये वॉलंटरली होगा, ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर कोई फोर्स डाला जाएगा कि आप ये करें, इतना कम करना है आपको कोल यूज ही नहीं करना है, आपको फॉसिल फ्यूल यूज ही नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करें, एनडीसी बोलते हैं। और यूपीएससी ने उसके ऊपर आईएनडीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया प्री में, तो याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, आप खुद ही डिसाइड करो कि आप कितना कम कर सकते हो। इट वॉज डिसाइडेड दैट कंट्री वुड एसेस देयर प्रोग्राम फॉर देयर फर्स्ट टाइम इन 2023 एंड देन एवरी 5 ईयर्स। अब जो स्टॉकटेल जिसको हम पढ़ रहे थे कि ये क्या है, ये क्या चीज़ आ गई भाई? जीएसटी, ग्लोबल स्टॉक टेक, ये क्या है? ये वही है कि हर 5 साल के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या पाया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और 2015 से स्टार्ट हुआ था पेरिस समिट में। सो 2023 में हम इसका पहली बार एक्सेस कर रहे हैं, कि हम चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं अपना, कि यार हमने कहाँ तक हम सक्षम हैं, कहाँ तक हम इसमें जो सोचे थे वहाँ तक पहुँचे हैं। एंड देन एवरी 5 ईयर्स, और अब से हर 5 साल के बाद एक्सेस। तो इस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी के ऊपर मीटिंग, ग्लोबल स्टॉक टेल, जो भी होता है समिट, जो भी आप उसको समझो, एक फ्रेमवर्क टाइप का है। पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि आपको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आप नहीं जा सकते प्री इंडस्ट्रियल एरा में, या मिड 1800 से सेंचुरी से। सो ट्राई टू कीप इट अंडर 1 कोशिश करो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस में काम हो जाए। मोस्टली अगर नहीं हो पाएगा तो 2 डिग्री मैक्सिमम है। कौन से लेवल से कंपेयर करोगे? तो कंपेयर करने से इंडस्ट्रियल एरा से, द पॉइंट टिल विच द प्लानेट माइट स्टिल विथस्टैंड सीवियर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो ये हो गया। इट इज इन द मेल्टिंग पॉट दैट कंट्री एट COP28 कहाँ हो रहा है? दुबई में। विल एग्जामिन हाउ मच प्रोग्रेस दे हैव मेड, ये जीएसटी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। सो COP28 में विल एग्जामिन हाउ मच प्रोग्रेस दे हैव मेड इन कर्विंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कर्व करने के लिए आपने क्या अभी किया है, और ये प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक, ठीक है, विच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बाद, तो इसको याद रखना, फर्स्ट टाइम हो रहा है, जबकि इसका इनिशियल पॉइंट था 2015 ही। द रिजल्ट विल डिटरमाइन व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन। ये रिजल्ट बताता है कि द रिजल्ट विल डिटरमाइन व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन इन फ्यूचर। जब हम जीएसटी की बात करते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक की, ग्लोबल स्टॉक टेक, तो ये हमें बताता है कि हम जो है क्या स्ट्रिजेंट एक्शंस लिए हैं, स्ट्रिजेंट एक्शंस या पॉलिसी हमने लिए हैं, क्या गोल हमने सेट किया है। तो हमारा गोल हो गया, कितनी फाइनेंस हमने दिए हैं, किसको दोगे फाइनेंस? डेवलपिंग कंट्री को। क्या टेक्नोलॉजी आपने शेयर किया है डेवलपिंग कंट्री के साथ,
क्या कैपेसिटी है उस डेवलपिंग कंट्री का क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। ये सब चीज़ें जब हम एक्सेस करेंगे, जिसको आप लोग ब्रॉडर भाषा में मिटिगेशन बोलते हो, मिटिगेशन, 3 चीज़ों पे ध्यान देना जीएसटी अगर पढ़ रहे हो तो। ग्लोबल स्टॉकटेल, तो पहला मिटिगेशन, दूसरा एडेप्टेशन, तीसरा फाइनेंस एंड चौथा कैपेसिटी। ये सब चीज़ें जो हैं इसको एक्सेस करेंगे, इसको जानेंगे, असेस करेंगे। असेसमेंट होगा इसका हर 5 साल के ऊपर, उसको बोलते हैं हम ये वाला चीज़, क्या, ग्लोबल स्टॉकटेल। और उसको लेके हो रहा है, और उसी में बहस हो रही है कि हमको फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है। क्या पॉसिबिलिटी है, सोच के देखो। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत जल्दी आपको, क्योंकि बिजी शेड्यूल इतना है कि मैं सब कुछ दे नहीं पा रहा हूँ आपको। सो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जब भी कुछ क्वेश्चन आए ना, तो आप ये सोचना कि कोल एक उसमें से एक एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। सो क्या आप इंडिया विदाउट कोल का रह सकता है? आंसर इज नॉट राइट नाउ, इंडिया विदाउट कोल। क्यों? क्योंकि इंडिया का 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है, तो वो कोल पे डिपेंडेंट है। हमने कुछ एक्सेस ज़रूर किया है, हमने 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी ज़रूर डेवलप किया है, रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन हमको 500 गीगावाट तक ले भी जाना है, ठीक है, 2030 तक। लेकिन ये हमारी कंट्री के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो अगर आप कह रहे हो कि फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज एग्जांपल कोल और सो एंड सो, अगर इसको फेज आउट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। यस, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को और बहुत ऊपर तक ले जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि एक और भी प्लेज चल रहा है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी को 11,000 गीगावाट तक ले जाना है। तो आप सारी कंट्री मिलकर ले जाओ, हम भी ले जा रहे हैं। 500 गीगावाट का तो टारगेट हमने ही रखा है खुद ही। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, उसको फेज आउट करना, वो अभी ना के बराबर है इंडिया के लिए, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए वो एक अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि उनके पास अदर रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप यूएसए की बात करोगे तो यूएसए में केवल 25% जो है वो डिपेंडेंसी है उनकी कोल के ऊपर, तो वो ईजिली फेज आउट कर सकते हैं, उसको फेज आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली जो है वो गैसेज और डिफरेंट डिफरेंट जो सेल गैसेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी है, उनकी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो हट सकते हैं इनको। लेकिन इंडिया जहाँ पे 70%, एनटीपीसी सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सो एनटीपीसी जो है वो मोस्टली कोल पे काम करती है। हमारी जो सिंगरौली है, डिफरेंट डिफरेंट जगह है, आप वहाँ पे कोल का, वहाँ से वो प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो हम फेज आउट नहीं कर सकते हैं अभी, और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ऐसे एग्रीमेंट में हम जाते नहीं हैं। क्यों? और जाते हैं तो अपना पक्ष रखते हैं एज ए इंडियन। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो ये उसी को लेके COP28 में जो आपको फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट की करने की बात कर रही है, तो इंडिया उसमें, ये इंडिया और चाइना उसको ये तर्क देते हैं कि अभी तो ये ख़त्म करना इम्पॉसिबल के बराबर है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, जो अभी जो WMO का एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020, ए डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये जो 10 साल था, 2011 से 2020, वो काफ़ी वार्म था, ठीक है, तो वार्मेस्ट एक टाइप का बोलो जा, बहुत गर्मी थी। लेकिन इससे इस 10 साल में जो डेथ हुआ है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर ये नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से जो डेथ हुआ है, उसमें कमी हुई है। तो माइनस ऐसा समझो, निगेटिव की तरह कमी हुई है। रीज़न ये कि अर्ली वार्निंग सिस्टम काफ़ी एक्टिव है, और इंडिया के एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इतने तूफान, इतने सारे साइक्लोन आने के बाद भी इंडिया समहाउ मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, और जिसकी वजह से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाती है। तो आप उसको समझना, इस तरीके से लिखना है आपको। लेकिन इसी बीच में हीट वेव में इजाफा आया है, हीट वेव से मरने वाले लोगों में इजाफा आया है। तो अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कैसे हीट वेव को रिड्यूस करें, अंडरस्टैंड करना उसको। हीट वेव से जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को जान जा रही हैं, उससे हमें टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है? रिपोर्ट आपको एक टाइप का आईना दिखाती है
कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्या आगे हो रहा है, आपको उस पर काम करना है। तो WMO का ये रिपोर्ट कि द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 आपको ये बताता है कि हीट वेव को भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है अब हमें। सो इसके ऊपर आप क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं, तो आप उसको देखना। ठीक है, सो ये आपको हो गया। अब वो DMK के MP क्या कह दिए कि इंडिया जो BJP है वो केवल नॉर्थ इंडिया में जीतती है, जहाँ पे गौमूत्र को ज़्यादा माना जाता है, उसी एरिया में जीतता है। उसके ऊपर अब डिबेट चल रहा है, तो नॉट इम्पोर्टेंट। इंडिया जो अपोजिशन पार्टी है वो मीटिंग अपना कैंसिल कर दिया। ये एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बारे में ये न्यूज़ में तब आया था जब पद्मावती मूवी आई थी ना, तो उसमें कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई होगी जिसमें कि जो है वहाँ पे शायद संजय लीला भंसाली को कुछ थप्पड़ वप्पड़ मार दिए थे, तो उसका न्यूज़ था वो। तो वहाँ से करनी सेना जो है न्यूज़ में आया था। तो करनी सेना का जो चीफ थे ना, उसको किसी ने वहाँ पे जो है जयपुर में कहीं पे, मेरे हिसाब से यस, जयपुर में 3-4 लोगों ने ऑन कैमरा उसको गोली मार दी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डजेंट मैटर कि वो कौन से विंग से बिलीव करते हैं, चाहे वो राइट विंग वाले हैं या लेफ्ट विंग वाले हैं। मैटर इज़ दैट कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इतना नहीं होना चाहिए कि घर में घुस के किसी को 3-4 लोग गोली मार दे। ठीक है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये इंडिया जैसे डेमोक्रेसी जैसे कंट्री में, जहाँ पे हर इंसान का अपना मत रखने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है, वहाँ पे कोई भी किसी विंग का हो, वहाँ पे इस टाइप के वायलेंस को कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता। तो बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये। सो और गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है इसमें, सरकार उसमें बहुत एक्टिव है, और कुछ लोग को पकड़ भी लिया गया है, उसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। लेकिन ये इंसिडेंट बहुत चौंकाने वाला है कि एक व्यू रखने वाले लोग इस टाइप को, आप उसको इस तरीके से मार नहीं सकते हैं, चाहे वो इसके पीछे का कुछ भी रीजन हो। अभी क्लैरिटी नहीं आई है। और इसमें तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जो गोल्डी बराड़ है उसने एक्सेप्ट किया है, जो कनाडा से बैठ के चलाता है डिफरेंट डिफरेंट जगह से। और सो वो बोला कि इसमें हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हमने मारा है इस टाइप के। सो ये एक फैसिनेट करता है चीज़ों को कि हम प्लान करते हैं, हम ख़त्म करते हैं, ये इस टाइप की चीज़। सो व्हाट्स एवर जो भी है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का एक्चुअली प्रॉब्लम है हमारे हिसाब से, तो आप वो लिख सकते हैं इसमें। सो ये तो हो गया आपको आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और है। आजकल पेपर में वो आ नहीं रहा है, आप सबको पता ही है कि इलेक्शंस के बाद का रिपोर्ट है, तो उतना ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ। अब ये 1 लाख का लिमिट को, EWS को आप बढ़ा के दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया है हाई कोर्ट ने कि 1 लाख बहुत कम होते हैं, 5 लाख कर दो। अब मान लो कि किसी भी इंसान की 12,000 सैलरी हुई, 12 महीने काम किया, तो 1,44,000 हो गया। ठीक है, तो 1,44,000 हो तो 1 लाख से ऊपर ही हो जाएगा ना, 12,000 भी कमाएगा तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। तो उसके ऊपर एक लॉजिक ये है। और उसके बाद क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, उसमें 25% सीट जो प्राइवेट स्कूल्स की होती हैं वो EWS की कैटेगरी के लिए होती है। अगर 1 लाख रुपये बहुत कम है, अगर आप वो रखोगे तो सारे लोग 1 लाख से ऊपर आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा चीज़ है। आप दिल्ली गवर्नमेंट की जो हाई कोर्ट का जजमेंट भी आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब वो नेरसराय बेडसराय में लेपर्ड देखा गया है, तो कोई मतलब नहीं है। अब वो DMRC में गाना चलेगा, कुछ कुछ अनाउंसमेंट चलेगा ऑडियो बेस, और वहाँ से पैसे कमाएंगे। बोल रहे हैं कि कोविड में बहुत कम पैसा कमाए थे, ट्रेन बंद था हमारा। ये साहब जो है कफिल साहब, ये जो थे, वो गोरखपुर में इंसेप्लिटिस कुछ तो बीमारी आया था उस समय पे, बच्चों में बहुत सारे बच्चे की जान गई थी, 63 बच्चे की जान गई थी, और उसकी वजह से इनको हटा दिया गया था। और ये कह रहे थे कि इसमें हमारा कोई लापरवाही नहीं था, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वहाँ बच्चे की डेथ गई थी। तो उसको उनके ऊपर इनको ये कहते हैं कि हमें बलि का बकरा बना के हमको हटा दिया गया, और ये फिर इनको डराया धमकाया गया। बीच में अभी इन्होंने बुक भी लिखी। तो हाई कोर्ट ने इनको कहा है, लखनऊ हाई कोर्ट ने जो है यूपी गवर्नमेंट को कहा है कि आप तो जल्दी से इसको डिसाइड कर लो, अदरवाइज जो कफिल खान का केस है वो हम जो है वो लखनऊ बेंच में स्टार्ट करने वाले हैं कि इनका जो सस्पेंशन है, जो इनको हटा दिया गया है, इनको नौकरी से कब तक हटा के रखोगे। ठीक है, सो उसको लेके तो इनके लिए एक टाइप का अच्छा है कि अगर ये सच है, तो अगर ये बात सच है तो इनको वापस अपने जॉब पे वापस लिया जाए। तो वो एक लंबा फाइट लड़ रहे हैं। और वो फिर ये बोल रहे हैं कि हमको डराया भी जा रहा है, बहुत सारा FIR लिखा जा रहा है। हमें लास्ट वीक भी हमारे खिलाफ एक FIR लिखा गया था अनआइडेंटिफाइड पीपल के बारे में कि जो है आप जो है वो सोसाइटी में
जो है हेटेड फैला रहे हो, उसकी वजह से हमारे ऊपर FIR लिख लिया, हमारे फैमिली को डरा रहा है। तो ये चीज़ें तो होती रहती है। खैर, सरकार जिसके पीछे पड़ती है वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो इनको बहुत जगह से इनको रिलीफ भी मिली है। तो इनका कहना है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम करते थे, अब BRD जो भी है गोरखपुर में जो हॉस्पिटल है उसमें काम करते थे, तो उनको तो रख लिया गया है, तो हमको क्यों नहीं रखा गया है? जबकि हमने तो एक टाइप का ये कहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की जान गई है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था। एक्टर आमिर खान भी फंस गए थे उस रेस्क्यू में, मेचोंग वाले जो केसेस था, जो साइक्लोन था उसमें। सो ये कुछ न्यूज़ है। अब ये मिजोरम में इलेक्शन हुआ तो एक वुमेन थी, अब 2 वुमेन हो गई, तो वो न्यूज़ में है। तो ये है। ये फॉसल फ्यूल्स मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम नहीं कर सकते हैं अभी। तो उसके लिए कि फॉसल फ्यूल्स, क्योंकि हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी जो है इंडिया की 70% के आसपास आपको दिखेगा कि आपको यही है। ये है। साइक्लोन मिचोंग के बारे में बता दिया। अब ये पन्नून का केस आप सबको पता होगा कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि जो जस्टिस फॉर सिख वाला जो लोग हैं, जिनके एक लीडर हैं, उनको इंडिया के ऑफिशियल्स वाले मिलके जो एक टाइप का मारने की कोशिश किए हैं, एक टाइप का प्लॉटिंग किए हैं, तो उसको लेके जांच बैठा दी है। इंडिया ने बोला कि डेफिनेटली हम उसको जो है वो इस बात को सीरियसली लेते हैं कि कोई USA में जाके इस टाइप का वहाँ पे चीज़ें कोई करेगा अगर हमारे ऑफिशियल, तो हमको जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। तो उसको लेके है थोड़ा सा। और ये केस कैसे जो है वो निज्जर के केस से अलग है, आप सबको पता होगा कि निज्जर में हमने उनसे एविडेंस मांगा था, उन्होंने, कनाडा ने हमको एविडेंस नहीं दिया था, लेकिन ये हमको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके हमने आपको ये दिया है। तो हम, हमारी इंडियन जो डिप्लोमेसी है तो वो उसमें ये कहती है कि हम उसके ऊपर पूरा जांच करवा रहे हैं, जो भी निकलेगा वो उसमें आपको जांच करना आप कर लो, या आप एविडेंस दे दो तो हम जांच कर लेते हैं, और जो भी होगा तो अगर उसमें जो भी पाया जाएगा उसको तो ऑफ कोर्स जो भी कोर्सेज होगा, लीगल कोर्सेज होगा, उसके तहत उनको जो भी सज़ा होगी वो दी जाएगी। हम जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। तो हमारा इंडिया और कनाडा का रिलेशन अलग है, और इंडिया USA का रिलेशन को अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो ये है। तो ये एक न्यूज़ था। फिर उसके बाद ये है कि कैसे, हाउ डिड बेनिफिट फॉर द माइग्रेंट्स इम्पैक्ट असम से। ये अब ये क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो असम में आ गए थे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश जब बना था उससे पहले। तो ये कुछ लोग पिटीशन लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट की, उनकी आने की वजह से जो है वो डेमोग्राफी जो है असम का चेंज हो रहा है। तो DY चंचूड़ साहब वही पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ है वो बता दो तुम, तब उसके बारे में सुनेंगे तुम्हारा। तो वही चीज़ें हैं। तो कुछ इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है। इंडिया ने जो है 250 मिलियन जो है USD जो है क्रेडिट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट टू केनिया को। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो साउथ अफ्रीकन कंट्री को हेल्प इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट देता ही रहता है। तो थोड़ा उसका, क्या अनमैरिड वुमेन जो है वो सरोगेसी से बच्चे कर सकता है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो कुछ लोग, जो एक 38 साल की महिला है, वो सिंगल वुमेन है, वो पहुंची थी वहाँ पे और बोले थे कि जो हमें भी सरोगेसी, क्योंकि हम डायबिटिक पेशेंट है, हमें भी सरोगेसी का वो दो। तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंगल जो मदर्स हैं, सिंगल जो वुमेन है, उसको सिंगल वुमेन जो है वो सरोगेसी करा सकती है कि नहीं। तो उसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रहा है, आ जाने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। एक ये न्यूज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि, और बहुत ही दर्दनाक खतरनाक टाइप का है कि अपोलो के ऊपर एक एलिगेशन लगा है कि यहाँ पे किडनी रैकेट्स हैं, म्यांमार से लोगों को लाते हैं और उसके बाद उसको जो भी है हाई हाई रेट पे 70 से 80 लाख में किडनी जो है बेचते हैं, और वो द टेलीग्राफ का रिपोर्ट है। तो उसके ऊपर जांच बैठा दी गई है। अब देखते हैं इस पे क्या, इनका कहना है, अपोलो का कहना है कि ये मिसलीडिंग है, इल इन्फॉर्म्ड है, इसमें मतलब कुछ भी तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं है। लेकिन इससे, इनके ऊपर इससे पहले भी एक बार एलिगेशन लगा हुआ था। ठीक है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि किडनी स्कैम चल रहा है अपोलो में, तो आप सब बच के रहें थोड़ा सा। अब ये प्लास्टिक को ख़त्म करने का एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो अभी ऐसा कुछ बना नहीं है, पर बात ही चल रही है कि अभी तो तीसरे लेवल की मीटिंग चल रही है UNEP में, तो थोड़ा आ जाने तो फिर देखेंगे। माइग्रेशन को, इमिग्रेंट्स को लेकर तो आपको पता ही है कि UK जो है थोड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको कानून भी लेके आए थे बीच में। तो उन्होंने, ये चाइना कह रहा है अफ़गानिस्तान को कि तालिबान को, जो तालिबान लोग अफ़गानिस्तान में भी जो सरकार चला रहे हैं, कि थोड़ा सा पहले काम धंधा करो, थोड़ा सा डेमोक्रेसी लाओ, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें करो, तब जाके हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे, अभी नहीं।
और तालिबान गवर्नमेंट को कोई अभी तक ऑफिशियली जो है इंडोर्स नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। म्यांमार वाले का आपको मैंने बता ही दिया था कि म्यांमार वाला जो न्यूज़ था उसमें कि कैसे म्यांमार जुनता के खिलाफ जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी के जो खुद का जो एक डिफेंस विंग है वो खड़ा हो गया है, NUG करके, जिसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं वहाँ का। और वहाँ का खुद का जो PDF शायद बोलते हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पीपल डिफेंस फोर्स कुछ इस टाइप का है, कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के सिविलियंस मिलके वहाँ पे मिलिट्री को चैलेंज कर रहे हैं, और कुछ जगह पे तो उस खुद का सरकार भी बना रखे हैं और चला रहे हैं। तो अब जो है म्यांमार की जो आर्मी है उसको टेंशन हो गया, तो वो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि आओ मिल के कुछ बात करते हैं। सो ये सब न्यूज़ में था आज। और एप्पल चार्जर को लेके है कि अगर आप यूनिवर्सल चार्जर लेके आ जाओगे, जिसको USB-C कहते हैं, C टाइप चार्जर, तो उससे जो है एप्पल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इंडिया में जो एप्पल काम कर रही हैं तो बहुत सारे लोग को जॉब दिया, तो उनका भी नुकसान होगा, तो लोकल हिट होगा। तो आप थोड़ा दिन टाइम दे दो ऐसा करके, क्योंकि इंडिया ने EU वाला वो अपना लिया है कि अब जो है वो एक ही चार्जर काम आएगा हर जगह, तो उसको लेके तो न्यूज़ में है। सो रात को सोते समय कुछ भी जो है वो टू गुड टू बी ट्रू ऑनलाइन डील्स मत करो। इसका मतलब यही है कि बहुत लोग खाना खाते समय डील लेते रहते हैं, TV देखते समय जो है वो कुछ शॉपिंग करते रहते हैं, तो ये एक टाइप का फ्रॉड है, तो आप उसको ध्यान रखें। ठीक है, सो ये सब था आज के पेपर में। सो आप बने रहें पेपर पे, और कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बनूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल जो टाइट चल रहा है ना उसकी वजह से। और नवंबर के कुछ पेपर जो छूट गए हैं उसका मैंने पूरा वो 30 पेज, 30 उसका कुछ न्यूज़ निकला है, 30 मेरे हिसाब से, जहाँ तक एक एक चीज़ उसमें मैंने लिख दिया है। और वो मैं एक वीडियो में बनाऊंगा, और उसको मंथली करेंट अफेयर नवंबर लिख के मैं उसको आप लोग के तपस के लिए डाल दूंगा, तपस पे आप उसको देख लेना। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें, उससे ज़्यादा नवंबर में कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, सो तब तक अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस